हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन लॉकर में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर नहीं चैप्टर, क्योंकि आज देखिए आपको दिख रहा है दोनों बुक सामने हैं। एक 6th क्लास है, दोनों 6th क्लास की हैं और विज्ञान की किताब है। तो दोस्तों, चैप्टर नंबर जो एनसीईआरटी बुक का 3 चलने वाला था, उस चैप्टर का नाम था तंतु से वस्त्र तक। और वही सेम चैप्टर बिल्कुल डिट्टो 6th क्लास सरकारी बुक में भी वही है, और पढ़ाना इनको भी है और आपको भी है। तो मैं सोच रहा था कि दोनों किताब के वर्ड मीनिंग मिक्स करके, मिक्स नहीं, इस किताब के एनसीईआरटी बुक के सारे वर्ड मीनिंग लेकर और सरकारी बुक के सारे वर्ड मीनिंग लेकर आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दूं। एनसीईआरटी वाले एनसीईआरटी तो कवर कर ही पाएंगे, प्लस कुछ नए वर्ड देखने को मिल जाएंगे। सरकारी वाले अपने वर्ड तो हैं ही हैं, प्लस कुछ एनसीईआरटी वर्ड के बुक के वर्ड मिल जाएंगे। तो दोनों का इस चीज़ से फ़ायदा होगा और एक लेक्चर में ही दोनों का कंप्लीट हो जाएगा। तो ये ऐसा नहीं है कि खाली एनसीईआरटी वालों के लिए है और खाली या फिर सरकारी बुक वालों के लिए है। दोनों के लिए ये चैप्टर, मतलब चैप्टर नहीं, लेक्चर इंपॉर्टेंट है, तो दोनों ही देखना है। और ये वर्ड मीनिंग है कुछ इंपॉर्टेंट है, दोनों बुक से हैं। अगर आपको जानना है कि चैप्टर सेम कैसे हैं तो आपको मैं दिखा देता हूँ। देखिए, ये एनसीईआरटी की बुक है। देखिए, जिन बच्चों के पास एनसीईआरटी की बुक है उसमें चैप्टर नंबर 3 वस्त्र से तंतु तक देख रहे होंगे। ये वही चैप्टर है ना जो आप देख रहे हैं। ये वही है। अब बारी आती है आपको मैं सरकारी बुक से वो चैप्टर दिखाऊं जो बिल्कुल सेम वस्त्र से तंतु है। देखिए, आपके पास ये दुकान का फोटो है, ये कपड़े की फोटो है, और जो ये धागे निकालने की फोटो है, और धागों को स्क्रॉल करने की फोटो है। देखिए, यही सेम फोटो, यही सेम वर्ड, यही सेम चैप्टर मैं आपको सरकारी बुक में दिखा देता हूँ। देखिए, जो सरकारी बच्चे हैं वो उनके पास ये वाली बुक होगी, और चैप्टर नंबर 5 आप देखना, तंतु से वस्त्र तक सेम चैप्टर है। और ये उस दर्जी की दुकान है, और ये वो स्क्रॉल कर धागे निकालने वाला फोटो है, ये कपड़े का फोटो है कि नहीं, सेम है ना। हाँ, तो अब हम दोनों ही किताबों को एक साथ कवर करने वाले हैं, मात्र खाली वर्ड मीनिंग के लिए। ऐसा नहीं है कि अगर मैं दोनों का चैप्टर सेम है तो एक का पढ़ा दूंगा, दूसरा अपना कवर हो जाएगा, गलत। उसका चैप्टर मैं अलग अलग पढ़ाऊंगा, लेकिन वर्ड मीनिंग दोनों को हो जाने चाहिए, इसलिए मैंने एक ही पेज पर दोनों के कलेक्ट किए हैं। तो चलिए, आप देरी न करते हुए वर्ड मीनिंग पढ़ लेते हैं। तो ठीक है, देखते हैं दोस्तों। अब आपको पता चल गया होगा कि मैंने दोनों बुक एक साथ क्यों रखी हैं। चलिए, आते हैं अपने वर्ड मीनिंग पर। इसलिए मैंने चैप्टर का नाम नहीं लिखा आज, खाली चैप्टर है जिसका है वो क्या नाम, तंतु से वस्त्र तक। इनमें कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड इस तरीके से हैं। देखिए, प्रमुख शब्द, पहला वर्ड है तंतु। तंतु कहते किसे हैं? तंतु उसे कहते हैं किसी भी कपड़े का या वस्त्र का, वस्त्र ही कपड़ा है। क्या? वस्त्र ही कपड़ा है। किसी भी कपड़े का या वस्त्र का सबसे छोटा वह भाग जिससे मिलकर कपड़ा बना है या वस्त्र बना है। तो आप देखते होंगे सर, धागे इकट्ठे कर करके, मतलब एक सही से पैटर्न में लगाकर हमने कपड़ा बनाया। तो आपके लिए तंतु क्या होगा? धागा, धागे से मिलकर बना है कपड़ा। इस हिसाब से तो तंतु धागा है, लेकिन वो धागा भी बहुत सारे छोटे छोटे रेशों से मिलकर बना है। दिखाऊंगा लास्ट में। तो उन छोटे छोटे जो जिनसे धागा मिलकर बना है उन्हें क्या बोलते हैं? तंतु। चलो मैं दिखा देता हूँ आपको। हेलो दोस्तों, सॉरी, धागा जो इसमें फोकस कर नहीं पा रहा है धागे को, तो इसलिए मैं नहीं दिखा सकता, लेकिन आप करना जरूर, धागा तोड़ना, उसको और भी बारीकी से खोलना, तो उसमें खूब सारे तंतु दिखाई देंगे, उन्हें कहते हैं हम तंतु। तो तंतु से मिलकर धागा बना, धागे से मिलकर कपड़ा बना, कपड़े से मिलकर वस्त्र बने। ये एक सीरीज है। चलिए, अगला वर्ड है अत्यधिक उत्तेजित होना। अत्यधिक उत्तेजित का मतलब है, अत्यधिक का मतलब क्या? बहुत ज्यादा। उत्तेजित का मतलब एक्साइटमेंट, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होना किसी चीज़ के लिए। सपोज कि तुमने जो ये साइंस का पेपर है, साइंस का पेपर आज तुम्हारा, और तुम्हारी फुल तैयारी, तो तुम बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो पेपर सामने आने के लिए, कि जैसे ही पेपर आएगा हम धुआं कर देंगे पेपर का। या फिर कि आपका जो नंबर आपका पेपर बहुत अच्छा गया, तो आप नंबर देखने के लिए बहुत एक्साइटमेंट हो। तो कोई भी ऐसी चीज़ जिसको करने के लिए, देखने के लिए, मतलब अंदर से बहुत जल्दी इनको जल्दी करो, वो वाले एक्साइटमेंट आना, वो कहते हैं बहुत ज़्यादा अत्यधिक उत्तेजित होना। कुछ ज़्यादा ही खुशी या किसी के बारे में चाह होना। राशि कहते हैं पैसे या रुपए। संश्लिष्ट,
संश्लिष्ट या कृत्रिम। दोस्तों दो चीज होती है, एक प्राकृतिक होती है, एक कृत्रिम होती है। प्राकृतिक या तो आपकी भाषा में कहूँ तो प्राकृतिक उसे कहते हैं जो भगवान ने बनाई है, जो भगवान ने बनाई है। कृत्रिम जो मानव यानी कि हमने बनाई है, जो कुछ भी चीज हमने बनाई है वो क्या है, कृत्रिम है। और जो भगवान ने बनाई है वो प्राकृतिक है। देखिए पेड़ हमने नहीं बनाया, पेड़ अगर हम बनाते तो हम चाहते कि इसकी टहनी इधर को ना इधर को जाए, इस पे फल यहाँ नहीं यहाँ लगे, इस पे जड़ नीचे ना ऊपर उठे। तो हम अगर हम कुछ चीज बनाते तो जैसा हम चाहते वैसा होता, लेकिन पेड़ भगवान ने बनाया, हम सिर्फ उसे एक जगह से दूसरी जगह लगा देते हैं, उसे ठीक टाइम पर खाना पीना दे देते हैं, पानी वगैरह, खाद नलाई वगैरह, लेकिन वो बनाया भगवान नहीं है। अब जैसे बहुत बड़े बड़े पहाड़ है, हमने तो बनाए नहीं, नदियां हैं, नदियां नहीं बनाई, महासागर है, चांद है, सूरज है, तो ये सब क्या है, प्राकृतिक है। और कृत्रिम क्या है, देखिए सीधे सीधे आपके हाथ में जो कुछ भी है, भाई आप मोबाइल ले रहे हो ये कृत्रिम है, आप पेंसिल ले रहे हो ये कृत्रिम है, मतलब मानव ने बनाई है। बुक मानव ने बनाई है, टेबल मानव ने बनाई है, कुर्सी, बल्ब, ये स्विच, तार, सब कुछ क्या है, मानव ने बनाई है, तो इन्हें कहते हैं कृत्रिम। वे देखिए क्या लिखा है, वे जिन्हें हमने खुद बनाया है या मशीन द्वारा बनाए गए हैं। अब ऐसे तो है ना कि मोबाइल हमने वो गिलास ना अपने हाथ से मतलब रगड़ रगड़ कर कांच बनाया है, उसको फिर हमने चिपकाया है। कुछ मशीनों ने बनाया है, लेकिन वो मशीन किसने बनाई है, वे भी तो हमने बनाई है, तो हमने बनाया सब कुछ। अगला है भ्रमण। भ्रमण का मतलब है घूमना या किसी का जायजा करना। जायजा करने का मतलब क्या है, अगर आप किसी के गांव में जा रहे हो और मैंने कहा आप इस गांव का भ्रमण कीजिए, तो आप क्या करोगे, आप गली गली घूमकर देखोगे। क्या क्या मतलब है, गली गली या कोने कोने घूमकर देखना। आप स्कूल में घूमते हो, आप हर क्लास में घूमते हो, तो स्कूल में हर क्लास में घूमने मतलब जैसे क्या भ्रमण करना, भ्रमण घूमना या कोने कोने तक जाकर पता करना। कतरन, कतरन कहते हैं कपड़ों के छोटे छोटे टुकड़े। जब मम्मी जी या कोई भी जब सिलाई सिलती है, मशीन से कपड़े सिलती है, तो वो छोटे छोटे कतरन बच जाती है, उन्हें कहते हैं कतरन। स्पर्श करना, स्पर्श करने का मतलब है छूना, किसी को भी टच करके देखना, उसे कहते हैं स्पर्श करना। व्यवस्थित करना, व्यवस्थित करने का मतलब है एक अच्छे तरीके, एक पैटर्न में, एक मतलब एक सीक्वेंस से या जैसा जो लोगों को अच्छा लगे उस तरीके से उसको लगाना। जैसे कि कपड़ा है, कपड़े में धागे जो 1 बाय 1 इस तरीके से फंसे होते हैं कि इस तरीके से, देखो इस तरीके से कि एक धागा नो, फिर अगला धागा इनके ऊपर को चला जाएगा, मतलब इधर को निकल के, तो धागे एक पैटर्न में बने हुए हैं, तो वो क्या है, व्यवस्थित हैं धागे, एक मतलब व्यवस्थित बहुत अच्छी तरीके से हैं। कहते हैं ना व्यवस्था कैसी है वहाँ की, तो वहाँ पे ना सर खाने पीने का अच्छा इंतजाम है, मतलब डेकोरेट है, और कुर्सी बैठने घूमने फिरने का सब कुछ बढ़िया है, तो वहाँ की व्यवस्था अच्छी है। कुर्सी अगर मैं इधर उधर फेंक के रखूँ तो क्या व्यवस्था, बेकार। अगर आपकी कोई शादी है और कोई टेंट वाला या वगैरह जो डेकोरेट करने वाला है और वो कुछ नहीं करता, कुर्सी नहीं पड़ी है, बर्तन साफ नहीं है, खाना इधर ही रखा हुआ है, तो आप क्या कहो, भाई क्या व्यवस्था कर रखी है, ये क्या है, सिस्टम क्या है, ये सबको फिर वो करेगा, सीक्वेंसर लगाएगा, खाना सजेगा, बर्तन साफ करेगा, तो इसे कहते हैं व्यवस्थित करना, एक अच्छे पैटर्न से लगाना। विभिन्न, विभिन्न का मतलब है अलग अलग, विभिन्न प्रकार के फल, विभिन्न प्रकार की सब्जियां, विभिन्न प्रकार के आइटम्स, तो मतलब अलग अलग तरीके के सब्जी फल वगैरह सब्जियां, विभिन्न प्रकार के कई तरीके के। विखंडित करने का मतलब है दो या अधिक भागों में टूट जाना। विखंडित करना, आपने हथौड़े से कोई डला फोड़ा, तो आपने क्या करा, वो विखंडित कर दिया। अब उसके दो पार्ट भी हो सकते हैं, शायद दो ही भागों में टूटे, उसके कई पार्ट भी हो सकते हैं, शायद कई भागों में टूटे, वो क्या है, विखंडित होना। मतलब किसी भी चीज को दो जगह या काफी जगह तोड़ना। आप मोबाइल फेंक कर मारोगे तो भी टूट जाएगा, पेंसिल का आधा करोगे तो भी टूट जाएगा, पेंसिल को मतलब और भी किसे तोड़ोगे तो ज्यादा पार्ट हो जाएंगे, पेन को तोड़ोगे और ज्यादा पार्ट हो जाएंगे। तो विखंडित करने का मतलब है कोई भी चीज दो या ज्यादा भागों में तोड़ देना। अब जैसे कि आपका ये चैप्टर है, तो आप क्या करोगे, अब इस चैप्टर को मैं 4 भागों में तोड़ने वाला हूँ, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4। भाई लेक्चर 1 में सारे वर्ड मीनिंग, लेक्चर 2 और 3 में पूरा चैप्टर, और लेक्चर 4 में क्या होगा, पूरे का पूरा टेस्ट वगैरह सब कुछ। तो ये क्या, मैंने इनको तोड़ दिया एक या ज्यादा भागों में, विखंडित कर दिया चैप्टर को। अगला वर्ड मीनिंग है अवलोकन करना। अवलोकन करने का मतलब है उसके बारे में अच्छाई से जानना, अच्छी तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से जानना। अब सपोज करो आप दुकान पर मोबाइल लेने जा रहे हैं,
तो आप क्या करोगे, उसमें कैमरा अच्छा है नहीं है, बैटरी कितनी एमएच की है, या फिर आप ये सब आप बहुत अच्छी तरीके से उसका अवलोकित करते हैं। रैम रोम कितनी है, ये सब वगैरह, डिस्प्ले। तो इसे कहते हैं अवलोकन करना। अवलोकन करना बहुत डीप नॉलेज करना। अगला जो वर्ड मीनिंग है, पृथक होना। पृथक होने का मतलब ये एक से अलग हो जाना। पृथक बोलते हैं ना कि भाई अगर क्या नाम है, चाय बनाई आपने तो चाय में से चाय पत्ती अलग करनी, पृथक करना उसे कहते हैं। मतलब उसमें मिक्स किसी चीज को उसमें से निकाल देना, है कि नहीं। जब अगर दूध में पानी मिला हो जाता है तो दूध को गर्म करते हैं और पानी भाप बनकर उड़ जाता है, दूध में रह जाता है। तो हमने क्या करा, दूध से पानी को पृथक कर दिया। पृथक का मतलब अलग करना, हमने दूध से पानी को अलग कर दिया। समझ हमारी बात। तो अलग करना ही पृथक करना होता है, एक से दो या कई भागों में बट जाना। हो गया भाई। अदरक मतलब जैसे चाय बना रहे तो अदरक डाल दी, चाय पत्ती डाल दी वगैरह सारा कुछ डाल दिया और फिर अचानक से पृथक कर दिया जब फाइनल होगी, तो अलग करना। पादप तंतु किसे कहते हैं भाई, पादप में आपको बता चुका हूँ, पेड़ पौधे पादप होते हैं। तंतु भी आपको बता चुका हूँ, धागे का वो रूप जिनसे मिलकर धागा बना है। तो पादप तंतु से आपको समझ जाना चाहिए कि पेड़ पौधों से जो प्राप्त होते हैं वे वाले तंतु पादप तंतु कहलाते हैं। वे तंतु जो पेड़ पौधे से प्राप्त होते हैं पादप तंतु कहलाते हैं। एग्जाम्पल देखो, रुई, पटसन, जूट। रुई की खेती होती है, कपास की खेती होती है, सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में है। तो क्या खेती हो रही है, मतलब कि उसमें पेड़ पौधे उग रहे हैं तो उनसे प्राप्त हो रही है रुई, तो ये क्या है, पादप उत्पादन है। पटसन, जूट का कम्बल आपने देखा होगा, जब छोटे बच्चे थे तो मम्मी या बाबा जो उड़ा करते थे कम्बल, वो बहुत चुभक रहा था, वो जूट का कम्बल है। जूट की बोरी, ये सब क्या है, ये सब पेड़ पौधे से प्राप्त होते हैं। मतलब कम्बल पेड़ पौधे से प्राप्त नहीं होता, कम्बल जिससे बना है, जिस जूट से बना है, वो जूट पेड़ पौधे से प्राप्त होता है। अगला है वर्ड है जानता तंतु। भाई आपको फर्स्ट चैप्टर में मैं पढ़ा चुका जानता और पादप किसे कहते हैं। तो पादप को मैंने दोबारा डिफाइन कर दिया। जानता माने जंतु और तंतु माने तंतु, जो धागे, मतलब कुछ भी चीज जो छोटी छोटी हो। तो जो जंतु से प्राप्त तंतु है, जो तंतु जंतु से प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, जानता तंतु। जीव जंतु से प्राप्त होने वाले, तो देखिए क्या लिख रहा है, जीव जंतु से प्राप्त होने वाले तंतु वे क्या है, जानता तंतु। अब जीव जंतु से क्या प्राप्त होता है भाई, देखिए भेड़ से ऊन प्राप्त होती है, और क्या नाम, कोकून से रेशम प्राप्त होता है। कोकून एक कीट है, तितली का बच्चा, उसे कहते हैं कोकून। प्यूमा, लामा पढ़ाऊंगा बहुत डिटेल में, मतलब जब चैप्टर में सारे हैं ये वर्ड, क्योंकि ये वर्ड मैंने चैप्टर से ही उठाए हैं, तो ये आने वाले हैं, उनके एग्जाम्पल मिलने वाले हैं, उनके चित्र मिलने वाले हैं, तो आपको जल्दी समझ आ जाएगा आसानी से। तो ऊन है, भेड़ से प्राप्त होती है, ऊंट से प्राप्त होती है, लामा से, कई सारी चीजें से ऊन प्राप्त होती है। तो ये क्या है, जंतु उत्पाद है, ये कोई पेड़ पे थोड़े ना ऊन लग रही है। प्राकृतिक तंतु जो ऐसे तंतु जो हमें पेड़ पौधे जीव जंतु से प्राप्त होते हैं। प्राकृतिक तंतु भाई, हमने तो क्या नाम किसी भेड़ पे नूत ना लगाई ना कि ऊन तेरे से नीली ही प्राप्त होनी चाहिए, जैसा भेड़ है उससे मिलेगी। अब भेड़ कैसा, भेड़ हमने तो बनाया नहीं, भेड़ कभी न कभी, तो वो वाली बात है कि भगवान ने बनाया, ऑटोमेटिक बना। पेड़ पौधे हमने बनाए नहीं, ये सब क्या है, प्राकृतिक तंतु है। सब क्या है, प्राकृतिक तंतु, जिन पे हमारा कोई जोर नहीं है। अगर हमारा जोर होता तो अगर हम भेड़ से कहते हैं भाई तू जो ना ऊन बहुत ही बेहतरीन तरीके की, अलग तरीके की निकालिए, लेकिन जैसा उसका शरीर है, जैसा उस पर मतलब जो भी मैटर है वो वैसे तो प्राप्त करेंगे, हमें जैसी मिली है हम उसे ही लेंगे। तो ये हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में नहीं है तो मतलब प्राकृतिक है। प्राकृतिक आपको डिफाइन कर चुका हूँ। प्राकृतिक और कृत्रिम किसे कहते हैं, तो प्राकृतिक कहते हैं जो हमारे हाथ में नहीं है, जैसा प्रकृति में है वैसे ही करना है। और संश्लिष्ट ये कृत्रिम आपको पढ़ा चुका। संश्लिष्ट कैसे हैं, जो हमने बनाए हैं। संश्लिष्ट माने कृत्रिम माने हमने बनाए हैं। तंतु वे तंतु जो मानव द्वारा बनाए गए। वे तंतु जो हमें पेड़ पौधे या जीव जंतु से प्राप्त नहीं होते, उन्हें हम केमिकल की आपस में क्रिया करके बनाते हैं, जैसे कि पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रोलिन, रबड़ वगैरह। आप देखते हो कि रेनकोट जब मतलब वर्षा पड़ती है तो रेनकोट ओढ़ते हैं। रेनकोट जो वर्षा से बचाता है, वो ना तो हमें ऊन से प्राप्त होता, ना वो जूट का बना होता, ना वो रुई का बना होता, ना वो रेशम का बना होता। वो बनता है पॉलीथीन का। तो पॉलीथीन किससे बनी है, ना तो इनसे प्राप्त हुई, भेड़ से, बकरे से, और ना ही पेड़ पौधों से प्राप्त हुई। तो पॉलीथीन हमने खुद बनाई है, उसे कहते हैं संश्लेषित कृत्रिम तंतु।
जो हमने खुद बनाया वह कृत्रिम। अगला वर्ड है मिट्टी, वो सॉरी मृदा, मृदा को ही मिट्टी कहते हैं, ठीक है। जो कहना ना अच्छी मृदा, काली मृदा, जलोढ़ मृदा, ये सब मिट्टी है, मिट्टी, काली मिट्टी, ठीक है। उष्ण जलवायु, उष्ण का मतलब है बहुत ही गर्मी, गर्म। उष्ण का क्या मतलब है? गर्म। और जलवायु का मतलब है वहाँ का वातावरण। जैसे कि होता है ना कि भाई दिन में यहाँ पर गर्मी है, रात को यहाँ ठंड है, सुबह को सुहावना मौसम है, शाम को सुहावना मौसम है, और कभी कभी इसमें बारिश भी हो जाती है। तो ये सब क्या है? ये सब जलवायु है। यहाँ का दबाव, वायु दाब कितना, हवा कैसी चलती है, टेम्परेचर कितना है, ये सब क्या है? जलवायु में काउंट होता है। तो उष्ण जलवायु, जलवायु के आगे ही उष्ण लग गया यानी कि गर्मी लग गई, तो वहाँ की जलवायु क्या होगी? गर्म जलवायु। गर्म जलवायु, गर्म जलवायु कब होगी? जब जहाँ पर गर्मी ज्यादा पड़ती है, जहाँ पर गर्मी ज्यादा पड़ती है। देखिए जब मैं आपको मैप पढ़ाऊंगा, जब मैं ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा, उसमें बताऊंगा कि किस क्षेत्र में गर्मी ज्यादा पड़ती है, क्यों पड़ती है, कहाँ पर ठंड ज्यादा पड़ती है, क्यों पड़ती है। अगर यहाँ पे ठंड ज्यादा पड़ती है तो यहाँ पे क्या क्या उगाया जा सकता है, यहाँ पर गर्मी ज्यादा है तो यहाँ पे क्या क्या प्राप्त होता है, जहाँ गर्मी ज्यादा है वहां हम रह सकते हैं, नहीं रह सकते, ये सब वगैरह मैं ज्योग्राफी में पढ़ाने वाला हूँ। फिलहाल आप ये देख ले, जलवायु के आगे जो उष्ण लगा है, तो उष्ण का मतलब है गर्मी, तो गर्म जलवायु, जहाँ पे गर्मी ज्यादा मिलती हो। अब आप सोचेंगे सर राजस्थान में रेगिस्तान, जहाँ पे मतलब आपको जहाँ तक पता है बस वही गर्मी है। तो जहाँ पर ज्यादातर गर्मी हो उसे कहते हैं उष्ण जलवायु। पूर्ण परिपक्व, पूर्ण परिपक्व मतलब क्या? पूर्ण का मतलब क्या? पूरा, पूर्ण का मतलब है पूरा, कंप्लीट, पूर्ण तरीके से। और परिपक्व का मतलब है पक जाना, फुल्ली तरीके से पक जाना। तो क्या होगा? पूर्ण परिपक्व, पूर्ण मतलब पूरा, पक जाना। तो ये है जब पूरी तरीके से पक जाए, कोई भी चीज जब पूरी तरीके से पक जाए उसे कहते हैं पूर्ण परिपक्व। अब आप अमरूद देखते हो पेड़ पर, तो वो जब पूरा पक जाता है तब उसे कहते हैं पूर्ण परिपक्व, निवरना कच्चा है ही है। अगला जो पॉइंट है वो वर्ड मीनिंग है हस्त चयन। हस्त का मतलब है दोस्तों हाथ, हस्त का मतलब क्या है? हाथ। और चयन का मतलब है सिलेक्शन या चुनना। अब कहते हैं ना कि भीड़ में से मुझे 5 लोग चुनने हैं, तो 5 लोग का चयन कीजिए, 5 लोग का चयन कीजिए, उनको सिलेक्शन कीजिए, उनको सिलेक्ट कीजिए, उनको चुनिए। अब ये हाथ हस्त चयन है, यानी कि हाथों से चुनना। तो कोई जैसे कि आप जो दाल सफा कर रहे हो, चावल सफा कर रहे हो, तो उसमें से कंकर क्या है? हाथों से चुनते हो, तो उसे क्या है? हस्त चयन। तो इसी तरीके के जो कुछ भी हाथों से हम चुनते हैं वगैरह, इन्हें कहते हैं हस्त चयन। पारंपरिक ढंग कहते, पारंपरिक का तो आपको रिलेटेड वर्ड पता होगा। पारंपरिक का मतलब है परंपरा। परंपरा क्या कहते हैं? कि हमारे बाप दादा के जमाने से परंपरा चली आ रही है। तो परंपरा का मतलब है बहुत पुराने समय से वो सिस्टम चलता आ रहा हो। पारंपरिक ढंग, ढंग का मतलब तरीका, तो ऐसा तरीका जो खूब पिछले समय से चलता आ रहा हो उसे कहते हैं पारंपरिक ढंग या परंपरा वाला तरीका। पुराने समय से जो तरीका चलता आ रहा है। बोलते हैं ना कि भाई हम जैसे कि दूध बरोसी में पकाते हैं, तो ये बरोसी जो है पहले से चलती आ रही है और आज भी बरोसी में पका रहे हैं जिनके घर गाय भैंस है, तो उसे कहते हैं ये हमारा दूध पकाने का पारंपरिक तरीका है। या आजकल तो छाछ, जब दही को छाछ में कन्वर्ट करते हैं तो मशीन का यूज कर लेते हैं, बहुत से इलेक्ट्रिसिटी मशीन आती है उसका यूज करते हैं। बट बहुत से ऐसे हैं जो हाथ की रही से, देखा होगा जब चाय बिलाते हैं तो एक काफी ऊंची हाइट पर रही होती है, उससे बिलाते हैं। तो वो क्या है? जो रही से बिलोने वाला है वो पारंपरिक तरीका है, पारंपरिक ढंग है। ढंग में तरीका तो वो पुराना तरीका है। जो नई मशीन है वो अभी हाल ही में डेवलप हुई है, मतलब कुछ सालों से, 5-6 सालों से, तो नया तरीका हो गया। तो पारंपरिक तरीका का समझ के हो गए पुराने समय का तरीका जो आज भी चालू है। पुष्पन अवस्था, पुष्प कहते हैं फूल, पुष्प किसे कहते हैं? फूल। अवस्था कहते हैं वो किस रूप में है। जैसे कि अगर आप 5-6 साल के हो तो हम कहेंगे आपको बाल्यावस्था, बाल्यावस्था। कोई बच्चा गोद में तो शिशु अवस्था। वो किस शिशु मतलब किस अवस्था में है, उसकी उम्र, उसकी हाइट वेट कैसी है, अवस्था कैसी है। शिशु अवस्था, बाल्यावस्था। जब जवान हो जाते हैं 15-20 साल के तो किशोर अवस्था। जब बूढ़े हो जाते हैं तो वृद्ध अवस्था। ऐसी फूल है। तो जब बीज होता है तो बीज अवस्था। जब थोड़ा सा ऊपर ऊपर उठता है मतलब उसमें अंकुरण हो जाता है तो अंकुरित अवस्था। पेड़ में फल लग जाते हैं तो पूरा पेड़ अवस्था हो जाती है। तो इसका मतलब है पुष्पन अवस्था, यानी कि जब उस पर फूल आ चुके हों। जैसे उस पर फूल आया वो पुष्पन अवस्था में आ गया कि हाँ अब इसकी अवस्था ऐसी है कि इस पर फूल आ रहे हैं। तो जब फूल आ गया हो,
अगला वर्ड है परिवर्तित करना। परिवर्तित करने का मतलब है बदल देना। परिवर्तित करने का मतलब क्या है? बदल देना। कोई भी चीज, जैसे कि आपका रूम सेटअप है, जैसे भी किसी तरीके से सेटअप रूम है और आपके बड़े भाई ने आपको मतलब रूम ठीक नहीं लगा, उसने थोड़ा चेंज कर दिया, तो आपके रूम का सेटअप उस बड़े भाई ने चेंज कर दिया। वो क्या? परिवर्तित कर दिया, बदल दिया। कोई भी चीज को बदल देना, कहते हैं ना मॉडिफाई करना। बाइक बाइक कैसी खरीदते हैं लोग बाग, जो शोरूम से आती है वो सिंपल होती है, लेकिन बहुत से उसमें साइलेंसर निकाल देते हैं, लाइट लगवा लेते हैं, तो क्या हो? मॉडिफाई कर देना, परिवर्तित कर देना, उसको बदल दिया। अगला जो है आयातित। आयातित का मतलब है आयात करना। देखिए आयातित है आयात। आयात आजा, मतलब देखिए मैं याद करने का वो बता रहा हूँ। आ से आयात, ऐसे आना। तो बाहर से, बाहर विदेशों से, अमेरिका से, जापान से, श्रीलंका से, बांग्लादेश से, इनसे जो चीज हमारे देश में आती है, जो चीज हम खरीदते हैं, उसे कहते हैं आयात करना। क्या? आयात करना। तो बाहर देश से खरीदा गया कोई भी सामान क्या है? आयातित। सपोज करो हमारे देश में सूखा पड़ गया, तो यहाँ पर गेहूं की उपज कम हुई। अब पब्लिक को तो गेहूं चाहिए चाहिए क्योंकि खाना खा रहा है, तो हम क्या करेंगे? बहुत सारा गेहूं बाहर से आयात करेंगे। ऐसे नहीं कि हम ये नहीं बोलेंगे बाहर से खरीदेंगे, हम बोलेंगे बाहर से आयात किया। और जब हमारे यहाँ हरियाली अच्छी तरीके से है, सब कुछ मेंटेन है, और यहाँ पर गेहूं की उत्पादन बहुत ज्यादा मात्रा में कर ली है, यानी कि हमारे लोगों को कोटा पूरा हो जाएगा, उसके बावजूद भी गेहूं बचा हुआ है, तो हम उसका क्या करेंगे? निर्यात करेंगे, किसी दूसरे देश में निर्यात कर देंगे, बेच देंगे। तो निर्यात करना, निकालना, निर्यात करना, बाहर निकालना, बेचना। आयात करना, आना, खरीदना। ठीक है, तो निर्यात करने का मतलब है बेचना, आयातित करने का मतलब है बाहर से खरीदा गया। बहिष्कार। बहिष्कार का मतलब है त्याग करना। त्याग करना या किसी का विरोध करना। त्याग, बहिष्कार का मतलब है सपोज आपके पास कोई प्रस्ताव आया कि भाई तू ना मुझे भी उस चैनल का नाम बता दे जिससे तू पढ़ता है, तो आप क्या करोगे? या तो आप बता दोगे अच्छे व्यक्ति को, चल कोई बात ना, मेरा भाई तो है, भाई पढ़ ले, ये क्या होगा? उसका अपना उसको एक्सेप्ट कर लिया, आपने उसको स्वीकार कर लिया। और आप क्या करोगे जब आपको मतलब बहुत ही उसको बेचारे को वो नहीं करना होगा कि ये नहीं पढ़ पाए, तो आप क्या करोगे? उसका बहिष्कार कर दोगे, न मुझे नहीं पता। किसी भी चीज का त्याग करना। सपोज आपके पास कोई भी एग्रीमेंट आता है कि भाई बताओ क्या नाम, मैं वो कर लूं, अगर आपको अच्छा लगे तो हाँ कर ले, नहीं तो आपको उसका बहिष्कार कर दो। बहिष्कार करना है, त्याग करना है, विरोध करना, बात एक ही है। चलिए आगे वर्ड पे पढ़ते हैं। अगला वर्ड है प्रोत्साहित करना। प्रोत्साहित करने का मतलब है बढ़ावा देना, या किसी को क्या ना शाबाशी देना, कि जैसे कि आपने घर में कोई काम करा, सपोज साफ सफाई कर दी, तो मम्मी जी क्या करेंगे? शाबाश, तो आपको और ज्यादा प्रोत्साहित कर दिया। और जब शाबाशी मिलेगी घर से और चार आदमी के सामने वो कहेंगी कि आज देखो इसने ये काम करा, पापा के सामने कहेंगी और दादाजी के सामने कहेंगी, तो क्या होगा? आपको ऑटोमेटिक प्राउड फील होगा, हाँ मैंने कुछ अच्छा ही काम करा। तो उससे आपको प्रोत्साहित मिलेगा और बढ़ावा मिलेगा। आप ना कभी अपनी मम्मी जी का हाथ बढ़ा देंगे काम में, तो आपको अच्छा भी लगेगा। प्रोत्साहन कहते हैं उसी को बढ़ाना। विधियां। विधियां का मतलब है तरीके या मेथड, कि आप किस तरीके से प्रिपेयर करते हो, आप किस तरीके से पढ़ते हो, कोई भी काम। भाई एक व्यक्ति है जो क्या नाम पुस्तक को लौट कर पढ़ता है, एक व्यक्ति है जो टेबल पर रखकर पढ़ता है, एक व्यक्ति है जो खड़े होकर पढ़ता है। ये सब क्या अलग अलग पैटर्न है उनके पढ़ने के, उनके अलग अलग मेथड है, उनके अलग अलग तरीके हैं। किसी का लिखने का मेथड है, कोई लिखता है क्या नाम बिल्कुल जैसे लाइन है, आपने देखा होगा आपकी बुक में कभी बचपन में दो लाइन है, एक लाइन ये एक लाइन ये, उनको बीच में लिखना होता है ऊपरली लाइन से मिलाकर। तो बहुत से लोग नीचे लिखते हैं, ऊपर डंडा खींचते हैं, तो क्या नाम वो पैटर्न है, वो मेथड है उनका लिखने का। हस्त प्रचलित। हस्त प्रचलित का मतलब है, हस्त का मतलब हाथ और प्रचलित का मतलब है चलाना या चलना। तो हाथ द्वारा चलाना या चलना, ऐसी मशीन जो हाथ द्वारा चलाई जाती है। ऐसा एक एग्जांपल पूछूं आपसे तो बताइए, तो आप कहोगे मम्मी जी की सिलाई मशीन, वो क्या है? हाथ से चलाई जाती है। वो क्या है? हाथ से चलाई जाती है। या अगर आपको जो क्या नाम कभी कोई किसी घर में अगर भैंस या गाय है और उसके पास बिजली का कोई साधन नहीं है, तो वो क्या करता है? भैंस या गाय के लिए जो मशीन से जो चारा काटता है उसे कहते हैं हस्तचलित। कोई भी ऐसी चीज जो हाथ से चलाई जाती है वो हस्तचलित कहलाती है। विद्युत प्रचलित।
भाई कोई ऐसी चीज जो बिजली से चलती हो उसे कहते हैं विद्युत प्रचलित, विद्युत को ही बिजली कहते हैं। अब क्या नाम, वही वाली बात कि जो जिनके घर में गाय भैंस ज्यादा मात्रा में है तो वो हाथ चली से तो काफी टाइम लगेगा। तो दोस्तों हम कहते हैं विद्युत प्रचलित पर जो बिजली से चलाई जाए। अब किसी के घर में गाय भैंस की मात्रा ज्यादा है तो क्या हाथ से चलित मशीन से तो बहुत थक जाएगा और क्या नाम उसकी मतलब बहुत टाइम लगेगा, मेहनत बहुत लगेगी। तो इसलिए वहां पर क्या होती है, बिजली से चलने वाली मशीन होती है। ठीक, तो विद्युत चलित का मतलब है बिजली से चलने वाली कोई भी मशीन। पूर्व परमाणु, पूर्व प्रमाण का मतलब है, प्रमाण का मतलब क्या है, कोई भी सबूत, क्या कोई भी सबूत या कोई भी बची हुई चीज। और पूर्व का मतलब है पहला। देखिए पूर्ण और पूर्व में अंतर है। पूर्ण का मतलब है पूरा, पूर्व का मतलब है पहले वाला। तो पहले से कोई बचा हुआ सामान या बची हुई की चीज जो वो एक प्रमाणित करती हो कि हाँ ये पिछले इस समय की चीज है। क्या नाम, देखिए पुराने समय में बचे कुछ पार्ट जिनसे उस समय के बारे में पता चलता है। अब सपोज करो आपको अगर कुल्हाड़ी के टाइप का या कोई नुकीला खंजर काफी खुदाई के बाद मिले, नुकीला खंजर जिसको जो हाथ में पकड़ में भी आसानी से आ रहा हो और मारने में काफी सफल हो, तो आप क्या कहोगे कि यो एक वो खंजर है जो पुराने समय में लोग यूज करते थे। क्या, यो एक वो खंजर है जो पुराने समय में लोग यूज करते थे, ना तो उनके पास कुल्हाड़ी थी ना आरी थी, ये उससे यूज करते थे। तो अब वो आपको मिला, क्या खंजर आपको मिला, तो आप क्या कहोगे ये उसका प्रमाण है, ये उस वाले समय का प्रमाण है जो हमें आज मिला है। और उस वाले समय को क्या कहेंगे, पूर्व, यानी कि पहले के समय का प्रमाण, बची हुई चीजें जिनसे हमें पता पड़ता है कि पहले जो हमारे जो मानव जाति थी वो शिकार कैसे करती थी, अपनी रक्षा कैसे करती थी, उसके बारे में जानकारी मिल गई कि ये आदि मानव के समय का बात है, जो खंजर उस टाइम का बात है। तो इसे कहते हैं मोजे का मतलब है जुराबे, आप जानते ही हो। देखिए जो व्यक्ति जानता है, जो बच्चा जानता है कि इसका वर्ड मीनिंग मुझे पता है, तो भाई साहब बहुत अच्छी बात है। बट मेरा कर्तव्य यह है कि मैं उस बच्चे को पढ़ाना चाहता हूँ जो बिल्कुल डल है, जो बिल्कुल उसके समझ में आता ही नहीं है, जो कोचिंग अफोर्ड करता है, 300 रुपये कोचिंग में देता है, अब वो घर बैठे पढ़ेगा बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। दोस्तों बात यही करता हूं कि अगर आपको समझ में आता है तो ही वीडियो लाइक करें, तो ही वीडियो को शेयर करें। अगर आपको ही समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो लाइक करने का कोई मतलब नहीं है। अब खामोखा मुझे वो फील करा दो कि सर हमारे जैसे भी अच्छे पढ़ा रहे हैं, बट उसका फायदा क्या होगा, आप ही बताइए फायदा क्या होगा। जो मेरा जो मकसद है बच्चों को पढ़ाना, छोटे छोटे मतलब जितने भी है, जो गलती लोग बाग करते हैं कि 8वीं 9वीं क्लास से ट्यूशन लगाते हैं, और जो 6 7 8 है उसमें भी जो टीचर हैं, मैं तो मुंह पे कह रहा हूँ, जो टीचर हैं वो क्या करते हैं, बस किताब उठाई और सीधे सीधे किताबें पढ़ानी स्टार्ट कर दी। बस विद्युत चलित को विद्युत प्रचलित ही कहेंगे, उससे आगे नहीं। बच्चे को समझ में आए मत आए, मम्मी पापा को ये लगता है कि हाँ कोर्स हो गया है, 2 4 सवाल कर दिए हैं बच्चे ने और बस हाँ सही है, वो सफिशिएंट नहीं है। आने वाले टाइम में बहुत ही ज्यादा नुकसान देने वाला है। तो मैं चाहता हूं कि चाहे वो एक बार पढ़े, अगर एक किताब के कम से कम 50 लेक्चर भी बनते हैं तो वो उसका, मैं ये दावे के साथ ठोकर कह सकता हूं कि वो सिर्फ एक ही बार पढ़ने पर याद हो जाएंगे, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। और याद इस तरीके से हो जाएंगे बिल्कुल घर की भाषा में। बच्चे हैं, हमें खुद समझ में आता है 12वीं के बाद, अब पढ़ने वाले अब समझ आता है हमें, तो हम तो तुम्हारी तुलना हम कैसे कर दे कि तुम सीधे सीधे इन वर्ड में समझ जाएंगे। मेरा मकसद यही है कि आपको इन वर्ड का मतलब समझाना जो आप आसानी से पढ़ सको। तो दोस्तों प्लीज शेयर कीजिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब भी तभी कीजिए अगर आपको लगता है कि सर ने पढ़ाया है, मेरे कुछ याद हुआ है, मेरे को सफिशिएंट याद हुआ है और मुझे अच्छा लग रहा है, तो ही सब्सक्राइब कीजिए, वरना चैनल सब्सक्राइब करने का मतलब नहीं है। लिखा भी है, अगर यदि याद हो जाए या मजा आ जाए तो ही लाइक या शेयर करें, उससे पहले नहीं। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। निकटवर्ती क्षेत्र, निकट का मतलब है पास, वर्ती तो हम उसमें लगाते हैं कि आस पास के क्षेत्र, जैसे कि आपके घर के पड़ोसी का क्षेत्र, आपके घर के पास में जो फील्ड है खेलने का क्षेत्र, आपके घर के पास के दुकान, ये सब क्या है आपके आसपास के क्षेत्र में है। क्षेत्र का मतलब है जमीन या जगह या एरिया।
कहते हैं ना आपके क्षेत्र में कौन सबसे ज्यादा पढ़ता है, तो क्षेत्र का मतलब क्या, आपके एरिया में आपके आसपास में कौन सबसे ज्यादा पढ़ता है, नो सर वो तो मैं ही हूं, तो उसे कहते हैं क्षेत्र या पास का क्षेत्र, पास की जगह। शरीर को आच्छादित करना, आच्छादित का मतलब है ढकना, क्या, आच्छादित का मतलब है ढकना, शरीर का मतलब तो हमारा शरीर ही है, तो शरीर को ढकना ही आच्छादित करना है। देखिए आच्छादित करना टीचर ने यही पढ़ा, तो क्या आच्छादित करना, बच्चों को समझ में आए ना आए उसका कोई मतलब नहीं है, तो प्लीज कंसंट्रेट के साथ पढ़ाई करें। ये देखिए आप अगर 6, 7, 8 बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं तो 8, 9, 10 9, 10, 11, 12 इतनी लड्डू लगने वाली है, बहुत आसान, क्योंकि जो भी निचोड़ है उनका वो 6, 7, 8 में ही है, और उसको हम छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं, तब हमें कठिनाई होती है कि हम देते 500 रुपये फीस में। ठीक, अगला है परिधानों कहते हैं कपड़े। तो अब मैं कह लगूं आप अपने शरीर को परिधानों से आच्छादित करें। सपोज ये लाइन लिखी होती कि हमारे शरीर को परिधानों से आच्छादित किया जाता है, तो क्या मतलब, भाई साहब बच्चों को बिल्कुल समझ नहीं आता, ठोक के कह सकता हूँ, ताली ठोक के, लेकिन जब से पता पड़ गया कि परिधानों का मतलब कपड़ा है, आच्छादित का मतलब ढकना है, तो क्या कहने लगे कि हमारे शरीर को कपड़ों से ढकने की बात चल रही है। अगला वीडियो में छोड़ते हैं, पौधों के विभिन्न भाग। पौधों के विभिन्न भाग का मतलब क्या, विभिन्न का मतलब अलग अलग, भाग का मतलब पार्ट, जड़, तना, पत्ती, फूल, ये क्या पौधे का अलग अलग भाग है, तो पौधे के अलग अलग भाग को ही मतलब यही है। अगर हम कहें हमारे शरीर का अलग अलग भाग, हाथ, कान, नाक, जीभ, क्या अलग अलग भाग है। अगला वर्ड है कोकून। कोकून वह कीट है जिससे रेशम प्राप्त किया जाता है, तो जब हम रेशम प्राप्त करते हैं, जिससे प्राप्त करते हैं, उसका नाम क्या है, कोकून है। अब अगर चैप्टर में कोकून 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 करता रहूंगा तो क्या समझ, कोकून है क्या, कोकून एक कीट का नाम है जिसे हम तोड़कर पकाकर जैसे भी कोई प्रोसेस है उससे हम रेशम प्राप्त करते हैं। अगला वर्ड है छोटे छोटे रंध्र। रंध्र का मतलब है छोटे छोटे छेद। देखिए हमारे शरीर में छोटे छोटे रंध्र है हमारी खाल में, तभी तो पानी पसीने के रूप में बाहर आ जाता है। तो देख रहे हो कितना कितना छोटे छोटे की बात करूं मैं। इसी प्रकार से पत्तियों में भी होते हैं छोटे छोटे रंध्र। आप सुबह को ओस देखते हो तो वो पानी उनके अंदर से होता है, पानी अंदर से निकलता है, उसे कहते हैं स्टोमेटा, इंग्लिश में कहते हैं स्टोमेटा, हिंदी में कहते हैं रंध्र, और हमारी देसी भाषा में कहते हैं छोटे छोटे छिद्र या छेद। ठीक, कपड़े में छोटे छोटे छेद जिनमें सुई आर पार होती है। जब आप सिलाई करते हो तो उसमें छोटे छोटे छिद्र होंगे तभी तो वो आर पार हो जाएगी। अब सपोज करो आप पेज है, ये पेज पे सिलाई कीजिए, ढक 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 ऐसे जैसे छेद करने पड़ रहे हो, लेकिन कपड़े में तो छोटे छोटे छेद हैं, नोकी ली जाएगा आप पूरा पार कर दें, तो उन्हें कहते हैं रंध्र। धागों का संयोजन, धागों का आपस में तरीके से लगा होना। देखिए तरीके से लगाना होना ही व्यवस्थित होना है, तो धागों का संयोजन, संयोजन होना ही उनका जुड़ना, आपस में जुड़ना, संयोजन समायोजन ये क्या है, आपस में जुड़ना, और अच्छे तरीके से जुड़ना, वो कपड़ा बन जाएगा। नहीं तो धागों की गांठ मारते रहो और क्या हो जाएगा, कुछ नहीं। अपशिष्ट बचा हुआ, अपशिष्ट का मतलब है बचा हुआ, अपशिष्ट पदार्थ, आपने कोई भी चीज यूज करी, अब उसका बचा हुआ पदार्थ क्या अपशिष्ट है। सपोज आप जो पपीता खा रहे हो तो पपीते के बीज और उसका छिलका क्या है, अपशिष्ट है, जो हमारे यूजफुल नहीं है वो अपशिष्ट है, बचा हुआ। पौष्टिक, जैसे कि आपने जब मैंने अभी कतरन पढ़ाया था तो कतरन में कोई कोई इंपॉर्टेंट है तो बची कुची क्या है पब्लिक फेंक देती है, तो उसे कहते हैं अपशिष्ट है, बेकार है, बचे हुई है। पौष्टिक, शरीर के लिए अच्छा, पौष्टिक आहार, आहार में खाना या तत्व, अब पौष्टिक माने बहुत अच्छा, तो वे खाना वे तत्व जो हमारे शरीर के लिए अच्छे होते हैं उन्हें कहते हैं पौष्टिक। ठीक है, तो इसी के साथ दोस्तों आपका चैप्टर खत्म होता है, और चैप्टर क्या, वर्ड मीनिंग का चैप्टर खत्म होता है। और अगर आप बहुत ही ज़्यादा सॉलिड तरीके से अपनी प्रिपरेशन करने जाते हैं, एक बेहतरीन तरीके से पूरे कॉलेज में टॉप करना या क्लास में अलग ही निखर कर आना, तो आप मेरे एक रूल अपनाइए कि आपने वर्ड मीनिंग पढ़े, अब आप जो भी आपसे बनता है, मतलब मेरा मतलब है जैसा भी पढ़ा जाए, जैसा भी आपको समझ आए मत आए, इमला ही बोल लो, पूरे चैप्टर को एक बार पढ़ के देखना, अपनी तरफ से एक बार पढ़कर देखना, और जब मैं पढ़ाऊंगा ना तो आपको वाकई में अलग ही फील आएगी। एक दिन ट्राई करना, एक दिन ट्राई करना। आज ये वर्ड मीनिंग पढ़ लिए, अब अगर आपको इनमें कोई दिक्कत होती है कि आपको समझ नहीं आया तो पहली बात तो इन्हें उतार लो, एक पेज पर वीडियो पॉज कर कर उतारो और उस चैप्टर के आगे लगा दो कि जब भी मैं ये चैप्टर पढ़ूंगा पहले वर्ड मीनिंग पढ़ूंगा।
चैप्टर आसान हो जाएगा। दूसरी बात, और वर्ड मीनिंग जब याद हो जाए या पढ़ ले या आपकी सरसरी निगाह से निकल ले तब चैप्टर पढ़िएगा। और जब चैप्टर पढ़ लोगे ना तो उसका पता है कि कोई दिक्कत तो आएंगी, कुछ दिक्कत आएंगी, लेकिन जब मैं पढ़ाऊंगा तब आपको इस तरीके से याद होगा कि रिवीजन करने की जरूरत ही नहीं है। एक चैप्टर में आप मेरी बात मान लो, इस चैप्टर में मान लो कि जब ये आपने वर्ड मीनिंग पढ़े उसके बाद आप अपने आप से पढ़ के देखिए, फिर मैं पढ़ाऊंगा और फाइनल में जब मैं टेस्ट लूंगा भाई साहब तुम खुद कहोगे कि सर वाकई में मजे आ गए। करना अपने गुरु का कहने से एक रूल मतलब ये फॉलो करना एक तरीका। तो दोस्तों चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। और बहुत बहुत मतलब अच्छा लगता है कि आप पूरा वीडियो देख रहे हैं